हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज हम वापस से आ गए हैं विजेता सीरीज में टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ व्हिच चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बट मैम ने कहा था इस सेशन में बैठने से पहले वन शॉट पढ़ करके आना, तो होपफुली सारे बच्चे उस वन शॉट को पढ़ करके आए हैं। बट अगर कोई नहीं पढ़ के आया, डोंट वरी बच्चों, जहां पर भी जिस क्वेश्चन में कंसेप्ट समझाना होगा उस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए आपको वो क्वेश्चन समझाया जाएगा और उसके सॉल्यूशन पॉइंट टू पॉइंट लिखे भी हुए हैं। जब भी आप सब्जेक्टिव लिखते हो ना बच्चों, अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ, बिकॉज टीचर्स प्रेफर टू, जब आपके वो क्वेश्चंस देखते हैं ना, रीड करते हैं, जब चेक करते हैं, तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है और पढ़ना भी इजी हो जाता है ना। तो पैराग्राफ राइटिंग अवॉइड करेंगे सब्जेक्टिव में और इसी पर फोकस करते हुए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू गोना राइट द आंसर। तो मैम ने सॉल्यूशंस ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको उससे आइडिया मिलेगा अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को लिखना कैसे है। क्वेश्चंस को समझा भी दिया जाएगा। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे कि यही डिट्टो आ जाएगा, बट घुमा फिरा करके बच्चों क्वेश्चन भले बदल जाए, आंसर उस क्वेश्चन पर तो वही लिखोगे ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो वही रहेगा। क्वेश्चन को पूछने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लिखेंगे हम टू दी पॉइंट आंसर, ठीक है, जिससे हमें मिलेंगे भर भर के मार्क्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे शॉर्ट आंसर से, देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स दी लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन है बच्चों, नेम द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल्स। तो लार्ज होल्स कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों लार्ज होल्स प्रोड्यूस करने में? तो सबसे पहली बात किस में होता है? स्विस चीज में। स्विस चीज की खास बात क्या होती है बच्चों? स्विस चीज की खास बात होती है वो टॉम एंड जेरी वाला चीज, याद है ना? टॉम एंड जेरी में जो चीज देखा था आपने, वो ट्राइंगल शेप का, उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही उसी तरीके का हमारा स्विस चीज दिखाई देता, वही समझ लो, है ना। और वो प्रोड्यूस करता है कौन सा बैक्टीरियम? आंसर देखो बच्चों, आंसर तो सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इज द बैक्टीरिया used for Swiss cheese प्रोडक्शन। उसके बाद बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक तो ये पूछा गया है, आपको नेम करना है, ये आपने कर लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर दीज होल्स ड्यू टू, ये होल्स क्यों बनते हैं? तो आप दूसरा पॉइंट दोगे और बताओगे रीजंस कि होल्स क्यों बनते हैं, ठीक है। अब होल्स क्यों बनते हैं इसका रीजन देखो लिखा हुआ है बच्चों। इसमें हो क्या रहा है बच्चों? होता है फर्मेंटेशन, है ना। और आपको पता है बच्चों जब फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, और जब गैस रिलीज करेगी तो जहां जहां से निकलेगी वहां वहां छेद हो जाएगा, वहां होल्स हो जाएगा, यही आपको लिखना है, ठीक है। हमने समझ लिया। अब लिखना कैसे देखो, सिंस दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू विच प्रोसेस? थ्रू फर्मेंटेशन। इसकी वजह से होल्स होते हैं, इसीलिए तो हमारे जो ब्रेड वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? पोरस, सॉफ्ट एंड पोरस। हम खाते हैं, आपने देखो कितने पोर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है और उसमें प्रोड्यूस होता है CO2। तो ये हो गया हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन का आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। ओके, अगर इसके अलावा नॉर्मली भी पूछ लिया जाए, चीज फॉर्मेशन जब होती है, ठीक है, उसमें जो होल्स बनते हैं उसको किस वजह से बनते हैं, तो भी आपका आंसर यही होगा। क्वेश्चन भले किधर से भी पूछ ले घुमा फिरा करके, आंसर अगर होल्स पर आएगा तो आप ये लिखोगे, पोरस पर आएगा तो भी यही लिखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिस्ट 4 एडवांटेजेस दैट अ सिम्बायोटिक माइकोराइजल एसोसिएशन प्रोवाइड्स टू दी होस्ट प्लांट। क्या क्या प्रोवाइड करता है बच्चों होस्ट प्लांट को एक माइकोराइजल एसोसिएशन? पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों माइकोराइजल एसोसिएशन होता क्या है। व्हाट इज माइकोराइजल एसोसिएशन? ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन है। म्यूचुअल का मतलब होता है बच्चों जब दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म, दो जो स्पीशीज पार्टिसिपेट करते हैं इस तरीके का रिश्ता, इस तरीके का रिलेशन बनाने के लिए, बोथ शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट एसोसिएशन, है ना। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है बच्चों प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स का रूट्स ऑफ
हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंजाई, प्लस फंजाई। तो फंजाई को क्या, आपको बच्चों एक नहीं, आपको 4 एडवांटेजेस लिखने हैं। हाउ मेनी एडवांटेजेस यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट दी 4 एडवांटेजेस। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, फंजाई को क्या क्या मिलता है? फंजाई को शेल्टर मिलता है, ठीक है। प्लांट को क्या मिलता है? प्लांट को मिलता है एब्जॉर्प्शन। किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना। तो एक बेनिफिट तो ये हो गया जो होस्ट प्लांट को मिल रहा है, किससे? होस्ट प्लांट को मिल रहा है माइकोराइजल एसोसिएशन से। मैंने आपको समझा दिया है सोल्यूशन कैसे लिखना है, आओ चलो देखते हैं बच्चों। ओके सो बच्चों, माइकोराइजल एसोसिएशन के बारे में एनसीईआरटी में भी बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बट पैराग्राफ नहीं लिखना है। तो हमने पॉइंट्स, जब भी 4 पूछे तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। आपको 4 पॉइंट्स लिखने के बाद आपको उसका रिस्पेक्टिव नंबर मिल जाएगा, है ना। सो हमने डिस्कस कर लिया माइकोराइजल क्या होता है। माइकोराइजा में एब्जॉर्प्शन मिलती है प्लांट को, और फंजाई को इन रिटर्न शेल्टर मिलती है, और दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा है, इसलिए इसको सिम्बायोटिक या म्यूचुअल एसोसिएशन बोलते हैं। तो आओ देखते हैं 4 एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो कि हमने बोला था कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसके एब्जॉर्प्शन में बच्चों? फॉस्फोरस का बड़ा अच्छा एब्जॉर्बर होता है फंगस, और वो एब्जॉर्ब करके सॉइल को दे देता है, बिकॉज फॉस्फोरस इज वन ऑफ द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट जो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। दैट मीन्स एक और फायदा हो गया कि प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और क्या है बच्चों देखो तीसरा, plants with mycorrhiza show resistant to root borne pathogens, मतलब they are resistant to pathogens। ये तीसरा बेनिफिट है। और चौथा बेनिफिट देखो बच्चों लिखा हुआ है increased tolerance to salinity and drought, है ना। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, दूसरा पैथोजन से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करना, तीसरा टॉलरेंस प्रोवाइड करना सैलिनिटी से और सूखा पड़ने से, और ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल परफॉर्म करना। क्यों? क्योंकि ये मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। मिनरल्स क्या काम करते हैं? मिनरल्स जाएंगे, सारा उनका जो नरिशमेंट है, न्यूट्रिएंट जो भी उनको चाहिए, बहुत सारे मेटाबॉलिक रोल में इन्वॉल्व होते हैं। तो ओवरऑल प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो सकती। तो ये आपको 4 बेनिफिट्स लिखने हैं बच्चों माइकोराइजल एसोसिएशन के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है नेम द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, ठीक है। हम बच्चों जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे थे तो माइक्रोब्स का जगह जगह पर रोल देखा था। जैसे हमने अभी स्विस चीज में देखा, वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट था, ठीक है। फिर हमने अभी उसका एक क्वेश्चन में रोल देखा फर्टिलाइजर्स। तो इसमें आपको बच्चों हर टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सारा का सारा टॉपिक रिवाइज भी कर लोगे साथ साथ, है ना। तो आओ देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर करेंगे, पार्ट 1 का आंसर करेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस से जो एंजाइम निकलती है दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। हमने एंजाइम का नाम बता दिया, हमने ये वाला पार्ट खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। अगर ये कंप्लीट कर लोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या होता है बच्चों? स्ट्रेप्टोकाइनेज किसकी तरह काम करता है? क्लॉट बस्टर की तरह, है ना। किन पेशेंट्स में? द पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अदरवाइज नहीं क्या होगा? हार्ट अटैक, है ना। तो ये सब चीज से बचाने के लिए, जो क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए इस एंजाइम का इंजेक्शन दिया जाता है उन पेशेंट्स में हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने इसका भी आंसर कर लिया, हमने इसका जो फंक्शन था वो भी आंसर कर लिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। भले बच्चों जैसे कहीं कहीं पर आप देख लो दिल्ली का कोई ईयर लिखा हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन बच्चों ऑल इंडिया लेवल पर भी आया हुआ है। तो ये मत देखना, ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको बेनिफिट देंगे, आप देख लेना, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है A, B, C and D इन द टेबल गिवन बिलो। और देखते हैं बच्चों, ये है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए जो आपको आइडेंटिफाई करना है। बट इन्होंने ये बता दिया कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा एंजाइम निकल रहा है।
तो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्ट्रेप्टोकाइनेज निकल रहा है, तो बच्चों ने अभी तक तो गेस भी कर लिया होगा, दैट मीन्स स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे निकलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से, तो ये ए स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्लॉट बस्टर होता है, और मेडिकल एलिमेंट कहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हम क्लॉट्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम ब्लड वेसल्स, अदरवाइज क्लॉटिंग हो जाएगी, हार्ट अटैक आने का खतरा हो सकता है ना। ये हमने डी भी पहचान लिया, ए भी पहचान लिया। फिर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कौन सा एंजाइम बनाता है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है बच्चों, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसका क्या है, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का मतलब मैम ने वन शॉट में बताया था, मैम फिर से समझा देती हैं। बच्चों जब हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो रिजेक्ट कर देती है कुछ ऑर्गन्स को, है ना। आपने सुना होगा ऑर्गन्स की भी मैचिंग होती है, ऐसा नहीं कि हम जिस मर्जी को चाहे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, ऑर्गन्स की भी मैचिंग होती है। और बॉडी जो रिसीव कर रही है ऑर्गन, वो कुछ रिस्पॉन्स ऐसे शो करती है इम्यूनिटी वाइज, जिसकी वजह से वो ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट हो जाती है। उस रिजेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि ऑर्गन लगाना बहुत जरूरी है, उस रिजेक्शन को रोकने के लिए बॉडी में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होता है। तो ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, जिसमें से एक एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में बताती है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। बट ये एंजाइम कहां से बनती है, एक माइक्रोब से ही, जिसका नाम होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक फंजाई है बच्चों, इट्स अ फ्री लिविंग फंगस, जिससे ये एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो हमने ए भी पहचान लिया, बी भी पहचान लिया, सी भी पहचान लिया, डी भी पहचान लिया। अब आपको एक एक करके ABCD नीचे अपने सॉल्यूशन में लिखना होगा बच्चों। तो देखो, ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी साइक्लोस्पोरिन ए, सी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, एंड डी किसका इस्तेमाल है, क्लॉट्स को रिमूव करता है, ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएंगे बच्चों। ऑब्जेक्टिव एक पैराग्राफ से मल्टीपल बनाया जा सकता है, सब्जेक्टिव तो फिक्स है ना, क्या पूछेगा, एंजाइम पूछेगा, उसका रोल पूछेगा, है ना। तो एंजाइम वाले पार्ट से एंजाइम पूछता है, उसका रोल पूछता है। ठीक है, फिक्स्ड क्वेश्चन है, वही सेट ऑफ क्वेश्चंस घुमा फिरा करके रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये देखो अगेन, नेम द ब्लैंक स्पेसेस A, B, C and D इन दी टेबल। देखो ये दिल्ली में भी पूछा हुआ है, ऑल इंडिया लेवल पे भी पूछा हुआ है, तो घुमा फिरा करके बार बार वही बता रहे हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी बच्चों आपके। ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रो फंगस है, ठीक है, और यहां पर दिया है पेंसिलिन, कमर्शियल प्रोडक्ट निकला। तो आपको गेस करना है कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन, उस फंगस का नाम क्या है। उस फंगस का नाम है पेंसिलियम नोटेटम, इसी से निकला था पेंसिलिन। ठीक है, उसके बाद माइक्रो बैक्टीरिया है, इधर एसिटोबैक्टर एसिटाई है, तो आपको पता है इससे क्या निकलता है बच्चों, एसिटिक एसिड। क्या निकलता है, एसिटिक एसिड। फिर यहां पर आपको माइक्रोब गेस करना है, तो एस्परजिलस नाइगर क्या है बच्चों, एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई तो है, 11th क्लास में पढ़ा तो हुआ है हमने एस्परजिलस के बारे में, इट्स अ फंगस। ठीक है, तो ये फंगस एस्परजिलस नाइगर, और क्या प्रोडक्ट निकलता है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद ईस्ट, कौन सा ईस्ट इथेनॉल बनाता है बच्चों, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। चाहे इथेनॉल दिया होता, या इसका इस्तेमाल हम ब्रेड में लिख सकते थे। ठीक है, ब्रेड वगैरह में भी इस्तेमाल होता है ईस्ट का, तभी तो इसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। इथेनॉल लिखा हुआ है, दैट मीन्स ब्रूइंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो हमने ABCD सारा गेस कर लिया है, अब आपको यहाँ पर लिख देना है, A इज पेंसिलियम नोटेटम, B इज एसिटिक एसिड, C इज फंजाई, एंड D इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। पूरा का पूरा आपका वो जो हेडिंग है ना, जिसमें एंजाइम डिस्कस किया था हमने, एंड हमने कुछ केमिकल डिस्कस किए थे, हमने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए थे, वो पूरा आपका कवर हो जाएगा इसी में। क्यों, क्योंकि सब पे तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना। तो किस हिसाब का क्वेश्चन आता है बच्चों, इसी हिसाब का क्वेश्चन आता है ना। तो बैक्टीरियम है, साइंटिफिक नेम आपको गेस करना है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉट बस्टर एंजाइम है। तो कौन सी क्लॉट बस्टर एंजाइम हमने पढ़ी है,
कितना रिपीटेड क्वेश्चन आया है बच्चों। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज द क्लॉट बस्टर एंजाइम। कौन सी बैक्टीरिया से निकलता है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ सो दैट आपको याद रहे, स्ट्रेप्टोकोकस। फिर एस्परजिलस नाइगर वाजिवा, ये देखो रिपीटेडली पूछा हुआ है, तो आपको बताना है क्या क्या है ये। दिस अ फंजाई, फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कौन सा प्रोडक्ट निकलता है बच्चों इससे, साइक्लोस्पोरिन ए। क्या करता है साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। तो आप देख रहे हो रिपीटेडली पूछा जा रहा है, ठीक है। बैक्टीरियम है, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है इसका नाम क्या है बच्चों, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। जब सब्जेक्टिव लिखते हो साइंटिफिक नेम लिखोगे, अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। तो ये देखो हमने अगेन पहचान लिया, ए स्ट्रेप्टोकाइनेज इज द एंजाइम। यहां पर एंजाइम नहीं लिखना, आपको माइक्रोब का नाम लिखना है, स्ट्रेप्टोकोकस। जो एंजाइम बनती है दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो अभी क्या पूछा हुआ है, माइक्रोब, तो स्ट्रेप्टोकोकस। बी फंजाई, सी क्या गेस किया, साइक्लोस्पोरिन ए, डी क्या गेस किया है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है बच्चों। तो हमारा वो पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी का रिवाइज हो गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगेन देखो। सो फंगस का आपको साइंटिफिक नेम बताना है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, मेडिकल एप्लीकेशन बताना है। तो साइक्लोस्पोरिन का मेडिकल एप्लीकेशन क्या होता है बच्चों, ये इम्यून को सप्रेस करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, ये है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है। फंगस का साइंटिफिक नाम बताना है, तो कौन सा फंगस है जिससे साइक्लोस्पोरिन ए निकलता है, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। उसके बाद मोनास्कस परप्यूरियस किस टाइप का माइक्रोब है, तो ये एक ईस्ट है, ठीक है। इससे क्या निकलता है, एक प्रोडक्ट दैट इज स्टैटिन, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं, तो इनको बोला जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो आंसर देखो, ए क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, बी क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, सी क्या है, ईस्ट, डी क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्यों, कंप्लीट हो गया ना पूरा का पूरा वो टॉपिक, है ना। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और डिस्कस करते हैं बच्चों अब बायोगैस में देखो पूरा का पूरा आप यही पढ़ करके जाओगे, ठीक है। बायोगैस इज जनरेटेड फ्रॉम अ एक्टिवेटेड स्लज, लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है, आपको डिस्क्राइब करना है कि बायोगैस कैसे जनरेट होता है एक्टिवेटेड स्लज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, एक्टिवेटेड स्लज क्या है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, एक्टिवेटेड स्लज को कहां पर पंप किया जाता है। देखो अब हमने पढ़ा था बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। आप रिवाइज करके आए होंगे बच्चों। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेग्रीगेटेड होता है टू प्रोसेस में। एक में फिल्टरेशन वगैरह कर करके जो जो चीजें छानी जा सकती हैं वो सारी छान ली जाती, छन्नी लगी होती है। पहले बड़े छेद वाली, फिर छोटे वाले, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो धीरे धीरे पोर्स छोटे होते चले जाते हैं ना, तो चीजें छनती चली जाती है सीक्वेंस में, इसीलिए इसको बढ़ाया था सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब कुछ कुछ चीजें ना डिसॉल्व होती हैं, कुछ कुछ चीजें बहुत छोटी होती है तो वो फिल्टर से पास हो जाती हैं। उनको कैसे करते हैं, उनको हम आगे जाकर के प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन पता है ना बच्चों, मिट्टी को घोल दो पानी में, फिर बीकर को एक जगह पर सेटल करने के लिए छोड़ दो, टच मत करो, तो पानी पानी ऊपर आ जाता है, मिट्टी सारी सेटल हो जाती है, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इससे आपको मिट्टी तो सेटल हो गई बट पानी अभी भी साफ नहीं है। क्यों, क्योंकि पानी में चीजें कुछ डिसॉल्व हो चुकी हैं। उनको सेपरेट करने के लिए हमें सारा का सारा प्रोसेस भेजना पड़ता था, कहां पर, हमें सारा का सारा प्रोसेस भेजना पड़ता था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले मुलाकात कौन से टैंक की होती थी, अरेशन टैंक। अब अरेशन टैंक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन बैठा है, फ्लॉक्स बन जाता था। ये फ्लॉक्स क्या करता था बच्चों, ये सारा का सारा मैं रिवाइज यहीं करा देती हूं। फ्लॉक्स क्या बनता है बच्चों, फ्लॉक्स इसमें जो भी सीवेज है जो यहां से आया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट।
बच्चों डिटेल्ड अगर आपको इसका देखना है, अभी सिर्फ रिवीजन चल रहा है, डिटेल्ड अगर आपको देखना है तो मैम की माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की 1 शॉट वीडियो जा करके देखो, है ना। मैम ने बखूबी समझाया है व्हाट इज सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, व्हाट इज सेडिमेंटेशन, गो एंड वॉच इट। अभी सिर्फ ब्रीफ पढ़ रहे हैं, है ना। एरेशन टैंक में प्राइमरी एफ्लुएंट आया, इसको प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आया है, अभी पानी साफ नहीं था तो इसको सेकेंडरी में भेज दिया। सेकेंडरी में सबसे पहले मुलाकात होती है एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में फ्लॉक्स है, फ्लॉक्स क्या करता है, सीवेज को डाइजेस्ट करता है। इट डाइजेस्ट द सीवेज। कब तक करेगा भैया, कब तक करेगा, जब तक बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। जब एक बार बीओडी अच्छी खासी रिड्यूस हो जाती है, फिर सारा का सारा सामान कहां भेज देते हैं, सारा का सारा सामान भेज दिया जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। इसको सेटलिंग टैंक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी सारा का सारा कंटेंट खाली कर दिया गया है इस टैंक में। अब चीजों को यहां पर सेटल होने का टाइम देंगे, ठीक है। अब जो चीजें यहां से आई थी वो सारी की सारी नीचे सेटल्ड हो जाती हैं। इस जो चीजें सेटल्ड हो चुकी हैं उसको बोलते हैं सेटल्ड स्लज, और इसको एक्टिवेटेड स्लज भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो स्लज है ना, इट इज रिच इन एक्टिव माइक्रोब्स, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट यहां पर पोर कर दिया गया, सब कुछ खाली कर दिया गया, तो फ्लॉक्स भी यहीं आ गए। फ्लॉक्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंगल का फिलामेंट्स है, ठीक है, जो यहां पर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि सब कुछ हमने यहां फेंक दिया। तो ये जो स्लज नीचे इकट्ठा हुआ है ना माल मटेरियल, दैट इज रिच इन एक्टिव माइक्रोब्स, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एक्टिवेटेड स्लज। अब क्या होगा, स्लज तो सारा का सारा नीचे बैठ गया, ऊपर क्या है, पानी है। अब ये जो पानी है ना बच्चों, ये काफी क्लियर है, इसको तुम एज इट इज सीवेज में छोड़ सकते हो, लेकिन अगर घर के लिए इस्तेमाल करना है तो इसका फर्दर टर्शरी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ये सब कुछ बताया हुआ है इस वीडियो में, फर्दर आपको टर्शरी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपको सिर्फ गंगा रिवर में या यमुना या कोई भी रिवर में डिस्चार्ज करना है तो सेकेंडरी के बाद आप डिस्चार्ज कर सकते हो, पानी काफी ज्यादा साफ हो चुका है, पोल्यूशन काफी हद तक कम किए जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे मैल मटेरियल बैठा हुआ है, इनका क्या होगा, इनको भेज देते हैं दूसरे टैंक में, इनको भेज दिया जाता है दूसरे टैंक में, जिसका नाम होता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चों कि जब एक्टिवेटेड स्लज यहां पर आता है तो कैसे बायोगैस बनाता है। होता क्या है कि जब एक्टिवेटेड स्लज यहां पर आया तो यहां पर बच्चों इस टैंक में बैठे हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया बैठे हैं बच्चों, इस टैंक में बैठे हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस बच्चों एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए इस टैंक को एनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक कहा जाता है। इसको एरोबिक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एनएरोबिक क्योंकि यहाँ पर एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है बच्चों एक्टिवेटेड स्लज को। और जब ये एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करता है तो उस डाइजेशन से निकलता है मिक्सचर ऑफ गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बायोगैस। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैसे बनता है बायोगैस, बायोगैस बनता है एक्टिवेटेड स्लज से, उसका डाइजेशन कराने के बाद। कहां डाइजेशन हो रहा है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में। कौन कर रहा है, एक एनएरोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोजेंस, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें मिक्सचर ऑफ गैसेस बोलते हैं, उन्हीं मिक्सचर ऑफ गैस को हम बोलते हैं बायोगैस। तो देखो लिखा हुआ है जो मैम ने समझाया कि एक्टिवेटेड स्लज को पंप किया जा रहा है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। द एनएरोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम मिथेनोजेंस है, जिसका नाम मिथेनोजेंस है, वो डाइजेस्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर को और प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ गैस। उस मिक्सचर में क्या होता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी मिक्सचर ऑफ गैस को क्या कहते हैं, बायोगैस, ठीक है। आउट ऑफ दिस मीथेन सबसे ज्यादा प्रपोर्शन में होता है एंड दैट इज द रीजन इट इज सेड टू बी मीथेन गैस ऑल्सो, है ना। और तभी इस बैक्टीरिया का नाम भी क्या है, मिथेनोजेंस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 40% एंड इन्हीं को सबको मिला करके क्या कहा जाता है बच्चों, बायोगैस, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, हमने कंपोनेंट भी लिस्ट कर दी, ठीक है, हमने समझ भी लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
Name the two different categories of microbes that naturally occur in sewage water. Explain their role in cleaning sewage water into usable water. अच्छा, मैंने आपको पूरा का पूरा सीवेज का प्रोसेस समझाया बच्चों. अब उस सीवेज के प्रोसेस से क्वेश्चन क्या आया है वो देखो. क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि दो तरीके के माइक्रोब्स इस्तेमाल हो रहे हैं, दो कैटेगरी के हो रहे हैं ना. एरेशन टैंक में मैंने क्या बताया था, एरोबिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है जिसको फ्लॉक्स कहते हैं, और एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनएरोबिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज मिथेनोजेंस. तो आप देख लो खुद ही कि दो कैटेगरीज के माइक्रोब्स इस्तेमाल है. तो सबसे पहले तुमने ये वाला पार्ट को आंसर करना है, तो हमने कर लिया आंसर. उसके बाद उनका रोल बताना है, इसका रोल और इसका रोल. तो फ्लॉक्स का क्या रोल है मैम ने बताया अभी. फ्लॉक्स का रोल होता है सीवेज को डाइजेस्ट करना. कब तक डाइजेस्ट करना, जब तक बीओडी कम ना हो जाए. क्योंकि बच्चों जब बीओडी कम हो जाती है, व्हाट इज बीओडी, बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये भी मैम ने वन शॉट में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, एक कटोरे का एग्जाम्पल लेकर के बच्चों के एक पानी में कैसे डिफाइन किया जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना. तो उसको भी आप देखोगे, नहीं पता तो फिर से ग्रैंड रिवीजन में सब कुछ रिवाइज करेंगे. बट यस, इतना अभी समझो बच्चों, बीओडी एक पानी की जितनी कम होती है पोल्यूशन उतना ही कम है. ठीक है, तो पोल्यूशन अगर बीओडी कम हो गया दैट मीन्स उस सीवेज का पोल्यूशन कम हो गया. तो ये कौन कम करा रहा है, फ्लॉक्स ही कम करा रहा है, क्योंकि वो सीवेज को खाता चला जाता है ना. तो देखो लिखा हुआ है एरोबिक माइक्रोब्स का क्या होता है रोल. जब प्राइमरी एफ्लुएंट को पास किया जाता है एरेशन टैंक में, देखा था ना हमने, तो उसको घुमाया जाता है. एजिटेट करना मीन्स घुमाना, along with the pumping of air. और जब एक उसको एफ्लुएंट को, प्राइमरी एफ्लुएंट को घुमाते हैं एरेशन टैंक में, तो एयर की सप्लाई होती है. उसके दौरान बैक्टीरिया और फंगस के जो फिलामेंट्स हैं, ठीक है, वो विगरसली ग्रो करते हैं टू फॉर्म फ्लॉक्स. ठीक है, और यही फ्लॉक्स डाइजेस्ट करता है. तो ये हमने किसका आंसर लिखा है, ये हमने एक्सप्लेन किया है फ्लॉक्स का रोल. आगे देखो, फ्लॉक्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ the microbes consume a major part of the organic matter in the effluent. और इसकी वजह से बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है. यही तो बताया था मैंने. तो सब्जेक्टिव में जिस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर होगा आपको उस प्रकार से आंसर करना है. ठीक है, तो मार्क्स ज्यादा तो आपको थोड़ा बेटर लिखना पड़ेगा, है ना. तो इस तरीके से आंसर करोगे. अब एनारोबिक माइक्रोब्स का क्या रोल है, देखो नीचे लिखा हुआ है. द एफ्लुएंट फ्रॉम द एरेशन टैंक इज पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक्स वेयर फ्लॉक्स को सेडिमेंट मतलब सेटल करने का टाइम दिया जाता है. और उस सेटल स्लज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेटेड स्लज. मैम ने एक्सप्लेन किया था ना अभी. अब जब इस एक्टिवेटेड स्लज को पास करते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, तो वही आंसर लिखना है बच्चों, उसको डाइजेशन होती है और बायोगैस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो दोनों रोल हमने लिख लिया है. यस, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं. किसका डायग्राम दिया हुआ है देखते हैं. The diagram below is that of typical biogas plant. तो देखो दो बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं. सीवेज भी हमने समझ लिया, उस पर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया. किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आंसर घुमा फिरा करके वही पूछता है, कोई क्वेश्चन वही पूछता है. सीवेज भी डिस्कस कर लिया, मैम ने ब्रीफ में समझा भी दिया. बायोगैस एक टॉपिक है, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया है. बहुत जगह क्वेश्चन किए हमने. एक और क्वेश्चन आ गया माइकोराइजा पर था, माइकोराइजा भी कर लिया हमने, है ना. माइकोराइजा भी कर लिया हमने. ठीक है, तो आप खुद देखो, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस वी आर एबल टू क्लियर द रिवाइज द कंसेप्ट्स अगेन, है ना. ओके, अब आओ आते हैं वापस. द डायग्राम बिलो इज दैट ऑफ टिपिकल बायोगैस प्लांट, है ना. एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ बायोगैस प्लांट. आइडेंटिफाई ए बी एंड सी. तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो व्हाट इज ए बी एंड सी. तो एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, है ना. दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी. तो आप देखो आंसर हमने ए बी सी का यहां लिखा हुआ है. ए क्या है, स्लज. बी क्या है, गैस होल्डर. एक सेकेंड, हम अपना डायग्राम देखें, एक सेकेंड. ए क्या है, ए क्या है बच्चों, दिस इज स्लज. एनसीईआरटी देखो बच्चों, ये क्या दिखा हुआ है, गैस होल्डर. इसको हम स्पेंट स्लरी भी बोलते हैं बच्चों, जो डाइजेशन के बाद बची रह जाती है, जिसको एज अ मैन्योर इस्तेमाल किया जाता है. और यहाँ पर गोबर और पानी का मिक्सचर डालते हैं.
इसको हम बोलते हैं स्लरी, सेमी लिक्विड फॉर्म में, जो डाइजेशन के बाद बच जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेंट स्लरी। बट एनसीईआरटी का लेबलिंग है, तो एनसीईआरटी के लेबलिंग के हिसाब से आपको एबीसी डिफाइन करना है। डिफाइन कर लिया, अब आपको सीक्वेंस बताना है, ठीक है। हमने डिफाइन तो कर लिया, ये पार्ट हमने कर लिया है। अब सीक्वेंस में क्या होता है, देखो सबसे पहले स्लरी के फॉर्म में, एक सेमी लिक्विड के फॉर्म में गोबर और पानी को मिक्स किया जाता है। गोबर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज गोबर इज द रॉ मटेरियल, तभी तो इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। सब कुछ नोट्स आपको वन शॉट में मिलेगा बच्चों, है ना। तभी इसको गोबर गैस भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज रिच इन the gobar, the raw material is rich in methanogens, वो बैक्टीरिया जो बायोगैस बनाती है, ठीक है। ओके, तो देखो लिखा हुआ है कि जो भी बायो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं टैंक में, और जो स्लरी होती है काउ डंग की, दैट इज ऑल्सो फेड इन इट, मतलब उसमें स्लरी मतलब डंग प्लस वाटर को डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये दिस इज इनलेट टैंक, इनलेट टैंक मतलब जहां से सामान रॉ मटेरियल आने वाला है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ऑन द स्लरी विच कीप्स राइजिंग। देखो ये सारा का सारा सामान यहां पर आ जाता है। ये कौन सी टैंक है, डाइजेस्टर टैंक है। ये 10 से 15 फीट जमीन के अंदर होती है, ठीक है। अगर आपने कभी गोबर ग्लास प्लांट विजिट किया होगा तो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड होता है ना, वहां पर डाइजेस्टर टैंक है। और इस डाइजेस्टर टैंक में कौन बैठा है बच्चों, मिथेनोजेंस, मतलब वो तो गोबर के थ्रू ही आ गया ना, तो यहां पर मिथेनोजेंस क्या करते हैं बच्चों, इस डाइजेस्टर टैंक में उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। जो भी आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चों, डाइजेशन के बाद मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस होता है, जिसमें CO2 भी है, जिसमें मीथेन भी है, जिसमें अदर गैसेस भी हैं लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड्स, ठीक है। वो सारे के सारे गैस यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। देखो इसको लिखा हुआ है गैस होल्डर। अब गैस है बच्चों, तो ये इस पे एक फ्लोटिंग कवर लगा होता है जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता रहता है, क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे हम अपने घर में पानी बॉईल करते हैं और उसके ऊपर आप एक ढक्कन रख दो, तो पानी जब बॉईल हो जाता है, अंदर स्टीम बनती है, तो वो भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता रहता, ठीक है। तो उसी तरीके से फ्लोटिंग कवर भी ऊपर नीचे होता रहता है, विच कीप्स राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक बाय द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोब्स। उसके बाद बायोगैस प्लांट के पास एक आउटलेट लगा है जो एक पाइप से कनेक्टेड है, ये देखो, ठीक है। ये देखो एक पाइप से कनेक्टेड है, और ये पाइपलाइन पे क्या करती है, गैस को सप्लाई कर देती है फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, जहां पर इसको कुकिंग वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डाइजेशन के बाद जो कुछ बचा रह जाता है उसको इस वाले टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और उसको खाद एज अ मेन्योर एज अ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो हमने ये टॉपिक भी पूरा का पूरा फिर से रिवाइज कर लिया। तो आप देख सकते हो सोल्यूशन के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन मैम ने दे दी है, सोल्यूशन भी मैम लिख करके लाई हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर कंप्लीट आंसर टू गेट मार्क्स, ठीक है बच्चों। एक्सप्लेनेशन हैज ऑलरेडी बीन मेड। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू फार्मर्स प्रेफर बायो फर्टिलाइजर्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स दीज डेज। मतलब बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। केमिकल है यार, केमिकल का साइड इफेक्ट तो होगा ही, और केमिकल का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी सॉइल भी खराब होगी, सॉइल खराब होगी, इन रिटर्न उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, प्लांट्स में देखने को मिलेगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों, बायो फर्टिलाइजर्स का। अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या चीज है, क्या अनोखी चीज है, किसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। बच्चों बायो फर्टिलाइजर्स कुछ भी नहीं है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से जो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, वो है BGA, जिसमें तुम्हारा आ जाता है एनाबिना, जिसमें तुम्हारा आ जाता है नॉस्टॉक, ये सब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जो अदर बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम, फ्रैंकिया, एजेटोबैक्टर, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। या आप माइकोराइजा, जिसमें फंजाई पार्टिसिपेट करता है, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर देंगे बिना किसी केमिकल के, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, कोई केमिकल तो है नहीं, तो नुकसान कुछ होगा नहीं, फायदा ही फायदा है, ठीक है। और नेक्स्ट है, हाउ डू एनाबिना एंड माइकोराइजा एक्ट एज फर्टिलाइजर्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ते हैं। Farmers prefer biofertilizers to chemical fertilizers for the following differences between them.
ठीक है, आओ चलो देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस। ये देखो, ये देखो, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल की न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर सिंथेटिक होते हैं बच्चों, आर्टिफिशियली मेड होते हैं, जिनको हम डालते हैं सॉइल में, ठीक है, जिनको हम डालते हैं सॉइल में, बट केमिकल है, कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट होगा ही। ये बनाए हुए हैं मैन मेड, दीज आर नेचुरल, दे प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, बट नेचुरल है तो स्लोली स्लोली प्रोवाइड करते रहेंगे। दे सप्लाई ओनली दो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट बट क्विकली, क्योंकि केमिकल्स हैं, आपने बनाए हैं तो आपको पता है उस केमिकल्स में ये न्यूट्रिएंट है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही है, तो वही अप्लाई करो बाहर से, काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दे डू नॉट डिग्रेड द सॉइल क्वालिटी बिकॉज दे आर नेचुरल, ये इसमें केमिकल थोड़ी है, ये डिग्रेड करके सॉइल पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, ये सॉइल पोल्यूशन नहीं कॉज करेंगे, ये कर सकते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब हो सकती है। देयर कल्चरिंग डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यही तो मैम बता रही थी, अब देखो वो पॉइंट में भी आ गया कि यहाँ सॉइल पोल्यूशन नहीं होता है, बट यहाँ से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। तो इन रीजंस की वजह से आजकल ये इस्तेमाल किया जाता है, ये नहीं इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एनाबिना कैसे फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करता है, तो ये देखो, एनाबिना एक्ट एज फर्टिलाइजर्स बिकॉज, देखो सारा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड एनरिचेस सॉइल फर्टिलिटी। एनाबिना क्या होता है बच्चों, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट, और ये हेट्रोसिस्ट जो स्पेशलाइज सेल है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर नाइट्रोजन वगैरह चाहिए प्लांट को, और वैसे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस्तेमाल होती है, एनाबिना इज अ बीजीए, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है, देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, और इसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ सकती है। और देखो क्या लिखा हुआ है, और ये क्या होती है बच्चों, फोटोसिंथेटिक होती है, इनके पास फोटोसिंथेटिक वेजिटेटिव सेल्स भी हैं, दो तरीके के सेल्स होती हैं, एक स्पेशलाइज्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक स्पेशलाइज होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो बाय फोटोसिंथेसिस ये ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करती है सॉइल में, ठीक है। माइकोराइजा, अब देखो एनाबिना को तो उन्होंने लिख दिया, अब इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं माइकोराइजा का, क्योंकि क्वेश्चन में एनाबिना भी था कि एनाबिना कैसे प्रोवाइड करता है, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है माइकोराइजा कैसे एक्ट करता है, देखो कैसे एक्ट करता है, देखो बच्चों, माइकोराइजा और द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, किसके किसके बीच में, फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच में, और इसके बेनिफिट्स भी डिस्कस किए थे क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना। तो और डिस्कस करते हैं, माइकोराइजा एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज फंगस ऑब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस, डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और एक और बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है बेनिफिट, कि ये रेजिस्टेंस शो करता है, किससे, पैथोजन से। किस तरीके के पैथोजेंस, रूट बॉर्न पैथोजेंस नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये टॉलरेंस लेवल बढ़ा देता है सैलिनिटी के रिस्पेक्ट में, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और क्योंकि ये मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हमें ओवरऑल सॉइल की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, ठीक है, इन रिटर्न प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा करना है, तो ये माइकोराइजा कर रहा है। माइकोराइजा शो ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो घुमा फिरा करके देखो आंसर तो वही है ना। क्वेश्चन क्या, कान इधर से पकड़ो बच्चों, कान इधर से पकड़ो, पकड़ तो रही है ना खान। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन पूछने के 10 तरीके हो सकते हैं, माइकोराइजा पे पूछने के 10 तरीके होंगे, बायो फर्टिलाइजर पूछने के 10 तरीके होंगे, बस सोल्यूशन वही स्पेसिफिक होगा, ठीक है, सोल्यूशन वही स्पेसिफिक होगा। तो हमने लास्ट के तीनों टॉपिक कवर कर लिए, बायो फर्टिलाइजर भी कवर कर लिया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, माइकोराइजा का इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिया, एनाबिना बीजीए का भी कर लिया, सीवेज भी पढ़ लिया, बायोगैस भी पढ़ लिया, वाह भाई वाह, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है सीवेज ट्रीटमेंट को ही लेकर, वाह देखो, ठीक है। सबसे पहला है बच्चों, नेम द जीनस to which baculoviruses belong, name the genus to which baculoviruses belongs। एक देखो तो कौन सा जीनस है, ये देखो बैक्यूलोवायरस किस जीनस को बिलोंग करते हैं बच्चों, बैक्यूलोवायरस बिलोंग्स टू द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस। किस जीनस को बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस। उसके बाद उनका रोल भी पूछा हुआ है, तो आप रोल की हेडिंग दोगे, रोल की हेडिंग देने के बाद
आप आंसर लिखोगे। आंसर क्या करते हैं बच्चों बैक्यूलोवायरसेस? बैक्यूलोवायरसेस स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब है जिनको हार्म करना है उन्हीं को हार्म करेंगे, दूसरे नॉन टारगेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो किसको फर्क पड़ता है इनको बच्चों, किसको मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं? इंसेक्ट्स और ऑर्थ्रोपॉड्स को। मैम ने बताया था ना स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ये बात भी देखो लिखी हुई है। और जब कोई स्पीशीज स्पेसिफिक होता है तो ऐसे इंसेक्टिसाइड को क्या बोलते हैं बच्चों? नैरो स्पेक्ट्रम, क्योंकि और किसी को नहीं हार्म कर रहे हैं, ठीक है। और देखो इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता प्लांट्स पर, बर्ड्स पर, मैमल्स पर, फिश पर एंड इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट। ये स्पेसिफिक है बिल्कुल कि किस किस कीड़े को मारना है, ठीक है। और इसकी वजह से मतलब ये क्या कर रहे हैं, तुम्हें एक इंसेक्ट को मारने के लिए केमिकल इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा ज्यादातर, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे यार तो केमिकल्स के तो साइड इफेक्ट होंगे। आप एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो एक दूसरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए। इस तरीके के मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल मेथड। केमिकल मेथड नहीं है, बायोलॉजिकल मेथड है। और इसको क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं बच्चों? वो ऑर्गेनिज्म, वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जिनका इस्तेमाल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी बायो कंट्रोल एजेंट, है ना। ये बेनिफिट क्यों है, बेनिफिशियल क्यों है, डिजायरेबल क्यों है, इसका भी रीजन है बिकॉज दे आर conserved to aid in integrated pest management program because you don't have to rely on chemical, ठीक है। आपको पेस्ट मारना है, इंसेक्ट्स मारना है, इनका इस्तेमाल कर लो, ठीक है, इनका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो ये आंसर था बच्चों किसका? ये आंसर था हमारे बैक्यूलोवायरसेस का। अच्छा देखो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस जीनस को बिलोंग करते हैं, उसका रोल। ये 2011 में ऑल इंडिया लेवल पे भी पूछा हुआ है और 2008 में भी सेम क्वेश्चन है कि बैक्यूलोवायरसेस का रोल बताओ, ठीक है। तो देखो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया बैक्यूलोवायरसेस पे। तो जब भी बैक्यूलोवायरस में क्वेश्चन आए याद रखना ये लिखना है, ठीक है बच्चों। ओके नेक्स्ट ओके सो हमें बताना है सीवेज ट्रीटमेंट। एक्सप्लेन दी डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सीवेज ट्रीटमेंट बिफोर इट कैन बी रिलीज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। तो अभी मैम आपको एक स्लाइड दिखाती हैं बच्चों, ये देखो मैम ने ये स्लाइड से सब कुछ एक्सप्लेन किया था। ये देखो कहाँ गया, एक सेकेंड, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेप है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस प्रकार से एक वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले, एक वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले सीवेज के साथ क्या किया जाता है ना। तो आओ बता देते हैं क्या किया जाता है। ये देखो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में भेजते हैं। प्राइमरी में क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन, जो मैम ने आपको बता दिया था, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, देन सेडिमेंटेशन, फिर एफ्लुएंट टैंक, एरेशन टैंक में भेजा जाता है जहां पर फ्लॉक्स हैं, जहां पर एफ्लुएंट को घुमाया जाता है, ठीक है, एयर का सप्लाई किया जाता है और फ्लॉक्स फिर सीवेज को डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन के बाद सारा कुछ सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। ये भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है जहां पर जो भी चीजें भेजी जाती हैं उनको सेटल करा देते हैं। जो नीचे सेटल हो जाती हैं उसको सेटल स्लज बोलते हैं। सिंस दे आर रिच इन एक्टिव माइक्रोब्स, इनको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज का मेजर पोर्शन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज करके बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है और इसका माइनर सा पोर्शन वापस से कहां भेज देते हैं बच्चों? इनका माइनर सा पोर्शन वापस से एरेशन टैंक में भेज देते हैं। किसके लिए? क्योंकि आपने सब तो भेज दिया था। जब दही जमाना होता है तो मम्मी बोलती है ना थोड़ा सा खट्टा छोड़ देना, जामन छोड़ देना, दही दोबारा से जमाने के लिए। सिमिलरली तुमने सारा का सारा सामान तो यहाँ खाली कर दिया था, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं था फ्लॉक्स प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो थोड़ा सा माइनर सा हल्का फुल्का पोर्शन हम एरेशन टैंक में दोबारा डाल देते हैं, ठीक है। जब ये सारा कुछ हो जाता है बच्चों, जब सेटल करा देते हो तो जो पानी ऊपर फ्लोट कर रहा है ना वो काफी हद तक क्लियर है क्योंकि पैथोजेंस तुमने काफी हद तक रिड्यूस कर दिए थे। अब तुम चाहो तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हो रिवर बॉडी में।
जाते हो घर के लिए इस्तेमाल करना तो टर्शियरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में था रिवर बॉडी से पहले क्या करते हो, डिस्चार्ज करने से पहले, तो ये सारा चीज करते हो। अब लिखोगे कैसे, तो इसके सारे के सारे नोट्स आपको वन शॉट में मिले हुए हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं फ्लो चार्ट्स के रिस्पेक्ट में सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ प्रोवाइडेड है बच्चों, सबको अच्छे से लिखना है। और अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए देखो सारा सारा यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हो। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप ये देखो फिजिकल प्रोसेस है, ये भी सारा कुछ नोट्स में मिलेगा बच्चों बस आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें फिल्ट्रेशन होता है और सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन यही बताया मैम ने, तो ये प्रोसेस पूरा लिखोगे। इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ये देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ये लिखना, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्यों बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बच्चों, क्योंकि इसमें एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं एरेशन टैंक में, ठीक है, जो सीवेज को डाइजेस्ट करते हैं। कब तक डाइजेस्ट करते हैं बच्चों, जब तक वो पूरी तरीके से बीओडी को काफी हद तक रिड्यूस ना करते। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही पॉइंट वाइज सारा का सारा लिखा हुआ है। और जो नोट्स मिले थे आपको बच्चों वन शॉट रिवीजन में, वो सारा का सारा फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में यही आंसर लिखा हुआ है। जो भी आपको अच्छा लगता है आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी क्या करते हो, सेटलिंग टैंक में उसको भेज देते हो। तो देखो लिखा हुआ है सब कुछ, तो पूरा का पूरा आंसर आप इस तरीके से अपना लिख सकते हो। ज्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायग्राम भी बना देना, ठीक है। डायग्राम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा वाटर बॉडी से पहले जो भी है, जो भी एक्सप्लेन किया वो सारा का सारा लिख सकते हो, ठीक है। सब्जेक्टिव लिखना इजी यार, बस आपको समझ में आना चाहिए हाउ यू हैव टू राइट, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, प्रोसेस समझना है, तो उसको कन्वर्ट ही तो करना है अपने लैंग्वेज में, है ना। ओके नेक्स्ट है बच्चों, ये भी बीओडी वाला ही है, ये भी हमने लिख समझ लिया है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। तो एक्टिवेटेड स्लज कैसे बनता है बच्चों, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। स्लज कैसे बनता है, जो हम एरेशन टैंक में जब बीओडी काफी कम हो जाती है तो एफ्लुएंट को हम सारा का सारा कहाँ भेज देते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, है ना। तो जो चीजें सेटल्ड होती हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, हेडिंग दी हुई है जैसा आप करोगे अपने सब्जेक्टिव पेपर में भी। और देखो क्या लिखा हुआ है, जब प्राइमरी एफ्लुएंट को पास किया जाता है लार्ज एरेशन टैंक में, इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। ये सारा एनसीईआरटी का ही लाइन है। कॉन्सिक्वेंटली जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो एरेशन टैंक में ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, वो बना लेते हैं फ्लॉक्स। क्या बना लेते हैं बच्चों, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है, फंगल फिलामेंट्स और बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो लिखा भी हुआ आंसर, फ्लॉक्स विच आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल हाइफी, फंगल फिलामेंट्स, ये बीओडी को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट के बाद जो भी सामान बचता है हम उसको कहां पर भेज देते हैं, सेटलिंग टैंक में, जहां पर उसको सेटल कराया जाता है। जो भी चीजें नीचे सेटल्ड होती हैं वही तुम्हारी सेटल स्लज कराती हैं, या तुम कह सकते हो एक्टिवेटेड स्लज बनाती हैं। सो दिस इज हाउ एक्टिवेटेड स्लज इज फॉर्म्ड, दिस इज हाउ एक्टिवेटेड स्लज इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है कि ये जो स्लज है इसको यूज किया जा सकता है एज अ इनोक्यूलम। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज ये जो स्लज होता है बच्चों, दिस इज रिच इन माइक्रोब्स, विच माइक्रोब्स, फ्लॉक्स। तभी तो इसको दोबारा से कहां पर भेज दिया जाता है, एरेशन टैंक में। टू फॉर विच पर्पस, टू सर्व एज इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब स्टार्टर। वही सारी बातें जो आपने नोट्स में लिखी हैं और वही सारी बातें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, उसी पर क्वेश्चन है, ठीक है। सो यस बच्चों, दिस इज ऑल फॉर दी वन शॉर्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन सेशन के थ्रू वी हैव ऑलमोस्ट कवर द एंटायर टॉपिक, है ना, क्योंकि माइक्रोस बहुत छोटा चैप्टर है। ज्यादा से ज्यादा चीजें हमने इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर ली है, वेदर इट इज बायोगैस, वेदर इट इज हमारा सीवेज वाला प्रोसेस, बायो फर्टिलाइजर्स, एंजाइम्स का तो पूरा का पूरा सेक्शन ही हो गया। चीज पर भी हमने बात की थी, इथेनॉल प्रोडक्शन पे भी अल्कोहल का इस्तेमाल, मतलब अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायर थिंग। अब आपको जब सेकंड मिलोगे तो सेकंड चैप्टर का वन शॉट रिवीजन कर करके आना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं उस चैप्टर के, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।